हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपनी पेपर वाली सीरीज को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको डिस्कस कराने जा रहा हूं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर। 2021 में सीडीपी में क्या क्या पूछा गया था वो हम देखेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो हम टारगेट कर रहे हैं इसके लिए 30 आउट ऑफ 30, कैसे आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। जितने भी अभी तक मैंने पीवाईक्यू डिस्कस कराए हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीडीपी नाम से प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, वहां पे आपको अब तक की जितने भी वीडियो हो चुकी हैं, हमारे जितने भी सेशन हो चुके हैं, वो सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। 2018 मैंने करा दिया, 2019 करा दिया, 2016 करा दिया, आज मैं कराऊंगा आपको 2021 वाले। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे सेशन को। 2021 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो देखिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आप प्रैक्टिस करें हमेशा प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पे रोहन रोने लगा। रोहन नाम का लड़का था, वो कोई गेम खेल रहा था, खेलते खेलते उसको चोट लग गई। अब चोट लगने पे क्या हुआ, वो रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, यानी रोहन के पिता ने कहा, क्या कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिताजी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। रोहन जब रोया तो उसके पापा ने क्या बोला कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, मतलब ये जो लड़कियां रोज आती हैं जरा जरा सी बात पे, तो तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। पिताजी का ये जो स्टेटमेंट था, ये जो कथन था, ये क्या बताता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्योंकि पिताजी का कहना क्या था कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते, यानी पिताजी ये कहना चाहते हैं कि भैया रोने का काम तो बस लड़कियों का है ना, इनके अनुसार, पिताजी के अनुसार। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि जेंडर स्टेरियोटाइप दिखा रहा है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को रिचेक कर लेंगे। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, चुनौती देने जैसा कुछ है नहीं इसमें, इसको हटा दीजिए। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम कैसे कर रहा है, वो तो बढ़ावा दे रहा है, और है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। पिताजी का जो स्टेटमेंट था पूरी तरीके से स्टेरियोटाइप है। ठीक है, डन। सो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान था, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से है, प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा गया है कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें क्या होगा। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम से मतलब है सिंपल सी बात की फिक्स करिकुलम। याद करो, आप जब हम करिकुलम के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज कही जाती है कि भैया जो भी करिकुलम बनाया जाए वो फ्लेक्सिबल हो। कैसा हो? फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो, उसके अंदर लचीलापन हो, मतलब उसको हम नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें, जरूरतों के अनुसार उसमें चेंज कर सकें, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टीचर है उनको अटल पाठ्यक्रम को फॉलो करना चाहिए, फिक्स करिकुलम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड पे क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कल भी बताया था मैंने आपको ये। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यस। देखो सिंपल सी बात है, प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी सिंपल सी बात यह है कि टीचर को क्या करना चाहिए, इतने सारे मौके देने चाहिए बच्चों को जिससे कि वो क्या कर सकें, ज्ञान को प्राप्त कर सकें या ज्ञान की संरचना कर सकें। ठीक है, अब ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक बार फोर्थ वाला देख लीजिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। जो बच्चे मेरी स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं उन सबको ये बात पता होगी बहुत अच्छे से, ये मैंने कई बार बताया है आपको, कई बार बताया है जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, और कम से कम 5 से 6 बार ये वर्ड आया है। कितनी बार? 5 से 6 बार। नामांकित करना, श्रेणीकृत करना, है ना, कैटेगराइज करना, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। आप बच्चों को नामांकित नहीं कर सकते, वो भी किसके आधार पे? अकादमिक अंकों के आधार पे, बिल्कुल नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। डन। चलिए,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो एक बार। एक एक्टिविटी चल रही थी, एक गतिविधि चल रही थी, उसके दौरान टीचर ने क्या देखा कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, किस चीज को सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखते हुए अध्यापिका ने क्या किया, बच्चों को संकेत, है ना, उनको कुछ क्लूज, कुछ हिंट दिए, कुछ इशारे करे, जैसे आप इसमें ये जान सकते हो क्या, क्यों, कैसे, है ना, ये सब करने का फैसला टीचर ने ले लिया जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये जो योजना थी, किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार टीचर की जो योजना थी वो इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी। क्यों करेगी भाई, बच्चा जब स्ट्रगल कर रहा है, टीचर तो उनको हिंट दे रही है ना, तो निष्प्रेरित कैसे कर सकती है, ये तो प्रेरित करेगी। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या है, अधिगम के लिए पाड़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। स्कैफोल्डिंग में क्या बताया था आपको, स्कैफोल्डिंग में यही बताया था कि अगर कोई बच्चा किसी समस्या को सॉल्व करता है, उसका समाधान करता है और बीच में कहीं पे थोड़ा अटक जाता है ना, फंस जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो जब टीचर उसको हेल्प देता है, वो जो हेल्प दी जाती है वही तो कहलाती है पाड़, वही तो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। सो इस अनुसार ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 वाली। लेकिन थर्ड और फोर्थ को चेक कर लीजिए। छात्रों में प्रत्याहार या फिर निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, नहीं करेगी, कोई मतलब है नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ये तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डन। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन से अगला क्वेश्चन। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, बच्चों के सामाजिकरण, है ना, निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगा। फर्स्ट में क्या बोला है कि विद्यालय जो है वो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, यानी सेकेंडरी एजेंसी है। स्कूल जो है सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी है, बात तो सही है, सेकेंडरी होती है। फिर परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, बात तो ये भी सही लग रही है कि जो परिवार है, फैमिली है, वो प्राथमिक एजेंसी होती है, प्राइमरी एजेंसी है। दोनों ही बातें सही है। क्या इससे अच्छा ऑप्शन कोई और हो सकता है, रिचेक कर लीजिए। सेकंड में है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखो, विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं होता, ये कैसा होता है, द्वितीयक होता है। ठीक है, बस आगे मत पढ़िए इसको। अब समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं, बच्चे के जो पीयर ग्रुप हैं उनको बोल दिया प्राथमिक कारक और परिवार को क्या बोल दिया, द्वितीयक कारक। ये हो नहीं सकता क्योंकि परिवार कैसा है, प्राथमिक कारक होता है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं, बिल्कुल नहीं है। परिवार कैसे हो जाएगा, परिवार तो कैसा होगा, प्राथमिक होगा। ठीक है, सो वेस्ट एंड राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि विद्यालय जो है वो सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार कैसा है, प्राथमिक कारक। आ गई बात समझ में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजें थोड़ा सा आपको पता है, ऑप्शंस को बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया, एक दूसरे के क्लोज कर दिया, बट सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, सब चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुबुद्धि से क्वेश्चन आ गया। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो इसमें से किस पे जोर देता है, जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, किस चीज पे एम्फेसाइज करती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, केवल, ओनली, मात्र जैसे वर्ड आते हैं सबसे पहले उनको हटा दिया करो, है ना। सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, ये नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक वाली जो सब में डिसाइड कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। क्योंकि आपको किसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, आपको इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आंसर करना है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। थर्ड में क्या है, जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंसी है, उसकी विभिन्न दशाएं हैं। भाई मल्टीपल इंटेलिजेंसी की जब हम बात करते हैं तो ये बात तो सही है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसी,
मल्टीपल इंटेलिजेंसी भी यही कहती है कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की जो है वो बुद्धि पाई जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। फोर्थ एक बार देख लीजिए, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, है ना। ये बोल रहा है कि नहीं होती हैं, तो उसको हटा दो फटाफट से। और राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। लॉरेंस कोल्वर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। यानी कोहलवर्ग ने अपने सिद्धांत में मोरल डेवलपमेंट में यह कहा था कि किसी कार्य को बालक इसलिए करता है क्योंकि दूसरे जो व्यक्ति हैं उसको वो स्वीकृति देते हैं, इसलिए बच्चा करता है। तो नैतिक विकास का जो चरण है ये कौन सा चरण है या कौन सी अवस्था है? प्रथापूर्व। प्रथापूर्व अवस्था में बच्चा क्या करेगा? किसी कार्य को इसलिए करेगा क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देंगे, नहीं करेगा, प्रथापूर्व में नहीं करता वो। ठीक है। प्रथागत, ये देखिए कन्वेंशनल आ गया, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल। अब बच्चा क्या करेगा? किसी कार्य को इसलिए करेगा क्योंकि दूसरे इसके लिए अप्रूवल दे रहे हैं, तो वो स्टेज कौन सी है? प्रथागत है ना, यानी कन्वेंशनल स्टेज। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत था वो अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। प्याजे, वाइगोस्की, कोहलवर्ग। फिर से बोल रहा हूं, पेपर जाने से पहले अच्छे से कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे यहां से। ठीक है। वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसके बारे में पूछा है कि ये अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पे जोर देगा? सांस्कृतिक उपकरणों पे, कल्चर वाले जो उपकरण हैं उन पे देगा, क्योंकि भाई इनका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक। ये ऑप्शन अभी तक मुझे बेस्ट लग रहा है, लेकिन एक बार बाकी ऑप्शन को रिचेक कर लीजिए। गुणारोपण पे, अभिप्रेरणा पे, या फिर संतुलीकरण। देखिए कहीं भी हमने वाइगोस्की के सिद्धांत में ये चीज नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। सिंपल सी बात, हमने क्या पढ़ा है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। पियाजे ने सिद्धांत दिया था कौन सा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब आपसे ये पूछ रहा है जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उसको उन्होंने किस रूप में वर्णित किया है? वैज्ञानिक उपकरणों के रूप में? ऐसा तो नहीं था। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध? पियाजे से बिल्कुल भी नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र? वाइगोस्की का आ जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। फिर क्या है? स्कीमा और मनोबंध, ये जरूर हमने पढ़ा था, बिल्कुल, है ना। स्कीमा के बारे में हमने पियाजे के सिद्धांत में पढ़ा था, बिल्कुल। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये तीनों करेक्ट नहीं होंगे। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर से पियाजे से, मतलब जब से आप देख रहे हैं करीब अभी तक मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, कम से कम 9 में 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको पियाजे, वाइगोस्की और कोहलवर्ग यही चल रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 4 स्टेजेस बताई थी पियाजे ने, किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसमें से एक स्टेज कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो इनमें से कौन सी क्वालिटी बच्चे के अंदर होगी? एक बार देख लेते हैं। अमूर्त सोच का विकास। अब देखो नाम से क्लियर होना है, अमूर्त सोच ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आएगी, ये किसका हिस्सा बन जाएगा? अमूर्त वाली, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका। ठीक है। विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी बच्चे के जो विचार हैं उसमें सेंट्रेशन दिखाई देता है, उसमें हमको केंद्रीकरण दिखाई देता है। मतलब बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट के एक ही पक्ष को देख पाता है, 2 अलग अलग पक्षों पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये है इमेज ए, ठीक है। आप ये 2 अलग अलग इमेज अगर बच्चे को दिखाओगे और बच्चा अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो आप उससे पूछोगे कि यहाँ पे मान चलिए इनको ये बॉल है, ठीक है ना, बॉल एज्यूम कर लीजिए ये बॉल है, उससे पूछोगे कि बताओ ए में बॉल्स की संख्या ज्यादा है या फिर बी में बॉल्स की संख्या ज्यादा है। तो बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो वो ये कहेगा
कि जो बी वाला है इसमें बॉल्स की संख्या ज्यादा है। अब बच्चा क्या कर पा रहा है, वस्तुओं के एक ही पक्ष को देख पा रहा है, उसने ये डिस्टेंस नहीं देखा, ये जो स्पेस था ये नहीं देखा कि ये दोनों में कितना है, अलग अलग है। बट अगर आप काउंट करते 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में इक्वल है, तो जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो उसकी सोच में क्या होता है, सेंट्रेशन होता है। और सेंट्रेशन क्या है, वो ये है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, बाकी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, चलो अब देखो, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो कौन सा उसमें से करेक्ट होगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है, सब में कैसी होती है, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो हट गया। विकास केवल, देखो बस केवल आ गया ना, आगे पढ़ो ही मत, केवल आ गया हटा दो, केवल आ गया हटा दो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तो खुद आपको लगेगा कि हाँ गलत है। कि विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होगा, यानी बच्चा जो लर्निंग करेगा स्कूल के अंदर वहीं से डेवलपमेंट होगा, बाकी कहीं से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत है। और ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट केवल बाल्यावस्था में ही होता है, जबकि आपने क्या पढ़ा है डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हट गया, दोनों में क्या था, केवल केवल था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड हो गया, फिर क्या बचा, फोर्थ, जो क्या बोलता है कि विकास बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। बिल्कुल सही बात है ना, विकास बहुआयामी होता है, यही कथन जो है सही होगा डेवलपमेंट के बारे में। चलिए, यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। कहां से पूछा है, जन्म से पूछा है, किशोरावस्था तक पूछा है, और ये पूछ रहा है कि जो विकास का क्रम है वो किस क्रम में होगा, किस सीक्वेंस में होगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे ना, तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ लिया है ना, प्याजे की स्टेज से ही पूछ लिया एक तरीके से। आपसे ये पूछा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ और जब तक वो किशोरावस्था में पहुंचा, तब तक उसका डेवलपमेंट किस सीक्वेंस में चलेगा। तो एक बार देखिए, सबसे फर्स्ट पे क्या दे रखा है, सांवेदिक यानी कि सेंसरी, है ना। फिर क्या है, मूर्त यानी कॉन्क्रीट, और उसके बाद फिर क्या है, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। आप यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो जो प्याजे की 4 स्टेज थी ना, उसमें से 3 स्टेज यहां पे दी गई हैं, है ना, 3 स्टेज दी गई हैं, एक स्टेज नहीं दी है। तो अब सबसे पहले इन्होंने सेंसरी की बात कर ली, सेंसरी के बाद मूर्त की बात कर ली, फिर अमूर्त की बात कर दी। अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन रिचेक करना पड़ेगा बाकी के ऑप्शंस को, क्या ये सही हो सकता है। सेकंड वाले में सबसे पहले दे दिया अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि सबसे लास्ट में आएगा, बस इसको आगे मत पढ़िए, यहीं पर हटा दीजिए, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमसे जन्म से पूछा है। ठीक है, फिर थर्ड वाले में क्या दे रखा है, मूर्त दे रखा है, और उसके बाद अमूर्त है, फिर सांवेदिक है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो तो सबसे पहली स्टेज होती है, यहां तो सबसे लास्ट में दे रखा है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, फोर्थ में क्या है, अमूर्त है। अब जब जाहिर सी बात है जन्म से हम बात करेंगे तो अमूर्त सबसे पहले नहीं, हमसे सीक्वेंस पूछ रहा है, क्रम ध्यान रखना है आपको, है ना, ये क्रम भी नहीं होगा। सबसे पहले जो क्या आएगा वो सेंसरी आएगा, सेंसरी के बाद कॉन्क्रीट आएगा, और कॉन्क्रीट के बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा। ये वाला जो सीक्वेंस है, यानी फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। सो राइट एंड बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आगे, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें आपको क्या देखना है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, उनको किस प्रकार से देखना चाहिए एज ए टीचर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं तो इसको एक बाधा समझना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, सबसे पहले हटा दो, बाधा तो आपको समझना ही नहीं है। ठीक है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यानी अध्यापक की असफलता है, क्यों है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता को कभी असफलता या बाधा नहीं समझना है। योग्यता आधारित समूह बनाने, देखो समूह बनाना आ गया, नामांकित करना, श्रेणीकृत करना, ये भी नेगेटिव है, कुछ नहीं होता है क्वेश्चंस में। और आप देख लीजिए 2021 का पेपर है। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं, चीजों को समझ के साथ करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रॉन्ग हो गए,
फोर्थ करेक्ट होना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जा रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस को कभी बाधा, रुकावट या फिर असफलता के रूप में नहीं लेना है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समावेशी कक्षा से है, या समावेशी शिक्षा बोल लीजिए। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, किस बात पे एम्फेसाइज देना चाहिए? किसमें? इंक्लूसिव क्लासरूम में। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, है ना, यानी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा होता है क्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार रिचेक करेंगे सारे ऑप्शंस को। फिर क्या है? समरूपी या फिर अभिभेदी निर्देशों पे, ऐसा भी नहीं होता है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बस यहीं से समझ में आ गया नेगेटिव है, हटा दीजिए। अब पहला, दूसरा, तीसरा रॉन्ग हो गए, फोर्थ बचा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, क्योंकि समावेशी कक्षा में हर तरीके का बालक है। तो आपको क्या करना है? हर बच्चे का जो सामर्थ्य है ना उसको अधिकतम, है ना, उसको मैक्सिमाइज करने का आपको प्रयास करना है। उसके लिए आपको अवसर देने हैं, अपॉर्चुनिटी देनी है। फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कि 2016 का था, इसके अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम था, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना, इसको आप पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से भी जानते हो। तो इसमें किस शब्दावली का जो प्रयोग है वो सही होगा? मंदित छात्र, ऐसा कहा गया था? नहीं कहा गया था, ध्यान रखना। विकलांग छात्र, ये भी नहीं कहा गया था। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, एक वर्ड ध्यान देना, ये जो दिव्यांगता वर्ड है ना, ये चीज ध्यान रखिए। ये इस एक्ट में ये कहा गया था कि भैया विकलांग, मंदित कह के बच्चे को नहीं बुला सकते, आप उसकी जगह पे ये जो वर्ड यूज करोगे, वर्ड क्या होगा? दिव्यांग या दिव्यांगता, ठीक है। सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ये भी कहना गलत है, ठीक है। सिंपली क्या वर्ड यूज करोगे? दिव्यांगता, नॉट विकलांगता। थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चीजें क्लियर हैं? चलो अब आगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए, कुछ छात्र हैं जो जूझ रहे हैं किससे? अधिगम कठिनाइयों से, है ना। उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें से कौन सा काम एक टीचर को नहीं करना चाहिए? अब एक बार देख लेते हैं ऐसा क्या आएगा इसमें। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, एक बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी से परेशान है उसके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे ना। तो ये वाली बात तो क्या है? सही है। हमसे क्या पूछा है? नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, है ना, ये वाली बात भी सही है। फिर क्या है? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना हर किसी के लिए इंडिविजुअली, है ना, क्योंकि हर बच्चा अलग है तो इंडिविजुअल तो करना पड़ेगा, ये वाली बात भी करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है फोर्थ में? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये वाली बात देखिए, है ना। बच्चा जूझ रहा है किससे? लर्निंग डिसेबिलिटी से। अगर आप जटिल संरचनाओं का यूज करेंगे तो क्या होगा? उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एक टीचर को ये वाला काम नहीं करना चाहिए। सो दैट्स द रीजन कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन कितने आसान थे, सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, चीजों को बस समझते हुए करना है। इसका 2021 वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। डेली रात को 8 बजे आपको वीडियो मिलती है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की, उन तक जरूर शेयर करिएगा। आप भी अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी पार्ट 2 आपको रात को 8 बजे मिल जाएगा, तब तक बने रहेगा टीचर्स मंत्रा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।